प्रवर्तक आचार्य हैं। आगे बताइए, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? चरक और सुश्रुत ने, तो चरक और सुश्रुत जो हैं वो आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तन किए। आगे बताइए, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है बाबू? 202 नंबर क्वेश्चन, बृहत संहिता। तो बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बराह मिहिर हैं। आगे बता दीजिए, शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? शास्त्रकारा पाठ में उठ करके सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो शास्त्रकारा पाठ में उठ करके जो छात्रगण हैं ये सादर अभिवादन करते हैं। आगे बताइए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऋषि गौतम है, याद रखिएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक ऋषि गौतम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? शास्त्रकारा पाठ आप लोग पढ़े होंगे और इसमें गुरुजी जो है वो प्रश्न, ये स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी जो है वो प्रश्न करता है और गुरुजी उसका उत्तर देते हैं। तो यह प्रश्नोत्तर शैली में है। शास्त्रकारा पाठ जो है वो प्रश्नोत्तर शैली में है। आगे बताइए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है बाबू? कपिल है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम, तो नाम से ही पता चल रहा है कि आर्यभट्टियम जो है ये आर्यभट्ट की रचना है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है? छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य, तो प्यारे बच्चों छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन हो जाएंगे? पिंगल हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है ना बाबू? टोटल लगभग 400 क्वेश्चन के आसपास है, 380-90 क्वेश्चन के आसपास होगा, तो टोटल हम लोग देख लेंगे, अब ज्यादा है कहाँ। ठीक है ना? और आप लोग इतना जल्दी भी आइए मत, अभी तो आप लोगों का क्लास कुछ चल ही नहीं रहा है, सुबह में को दोपहर में को शाम में चल रहा है। हमको तो लग रहा है कि दिन भर अब पढ़ते रहे, और आप लोग को भी अब दिन भर पढ़ना चाहिए। अरे यही तो 4-5 दिन बचा है, ठीक है ना? यही 4-5 दिन बचा है, जो करना है, जितना ताकत लगाना है, यही 4-5 दिन लगाइए। तो ऐसे में ना टाइम देख करके मत पढ़ाई करिए, कृपया आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि बाबू अब आप लोग कम से कम टाइम देखना बंद कर दो। कितना देर पढ़ाई हुआ, ऑब्जेक्टिव हो गया तो अब सब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, ये सब जो लापरवाही है ना आपको बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ चलिए बाबू आगे बढ़ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सप्ताहे खाली स्थान दिनानी भवंती। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो सप्ताह में याद रखिएगा 7 दिन होते हैं। तो सप्ताहे सप्तानी दिनानी भवंती, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आगे बताओ, शिक्षा कर्म खाली स्थान परमाह गति रिक्त स्थानों को उचित पद से भरें। शिक्षा कर्म खाली स्थान परमाह गति, शिक्षा कर्म खाली स्थान परमाह गति, क्या जवाब होगा? शिक्षा जो है वो जीवन का परम गति है। शिक्षा जो है यह जीवन का परम गति है, याद रखिएगा। आगे बता दीजिए, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? 211 नंबर क्वेश्चन, योग दर्शन। तो योग दर्शन, योग कौन कराते हैं ज्यादा? रामदेव बाबा कराते हैं। रामदेव बाबा का पतंजलि, तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? पतंजलि हो जाएंगे। ट्रिक से याद रखिए एकदम। आगे बताइए बाबू आप लोग, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज जो पटना आया वो किसके समय में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वेदांत दर्शन के प्रवर्तक, तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? वादरायण हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, वेदा खाली स्थान संति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से करें। वेदा, वेद कितने हैं? तो वेद ध्यान रखिएगा चत्वार, 4 हैं प्यारे बच्चों, तो चत्वारह वेद हो, कितने हो जाएंगे? चत्वारह संति। आगे बताओ भाई, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? 215 नंबर क्वेश्चन, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार, तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पाणिनि है, याद रखिएगा। आगे बताइए, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य, तो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य जो है वो पराशर है, डी ऑप्शन होगा। आगे बताइए, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान, तो उच्चारण प्रक्रिया का जो ज्ञान है ना, उच्चारण प्रक्रिया का जो ज्ञान है वो शिक्षा शास्त्र से होता है। आगे बता दीजिए,
पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर, तो पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का नाम है पाटलिपुत्र। पटना को ही प्यारे बच्चों हम लोग पाटलिपुत्र भी कहते थे। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? याद है ना, पटना में कौमुदी, इस बार क्वेश्चन हार्ड आएगा, नहीं आएगा हार्ड भाई, आप काहे परेशान हो रहे हैं? अब आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, आप उधर से कमेंट करते हैं कि सर इस बार क्वेश्चन हार्ड आएगा। हम कहते हैं कि हार्ड आएगा ही नहीं, एकदम आसान आएगा। हार्ड क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन में क्या अंतर है? जिसको आंसर नहीं पता है उसके लिए हार्ड है, जिसको आंसर पता है उसके लिए आसान है, बस इतना ही का अंतर हम समझते हैं, इससे ज्यादा का अंतर नहीं है। अगर आपको आंसर आता है तो आपके लिए वो आसान हो गया, आपको आंसर नहीं आता है तो आपके लिए वो हार्ड हो गया। तो हार्ड और आसान क्या होता है? आप भाई जितना पढ़ेंगे, जितना आंसर आएगा उतना आपके लिए आसान होगा, ठीक है ना? तो आराम से बस पढ़ते जाइए। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? 219वां नंबर बताइए। तो जवाब क्या होगा? पटना में, ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, शरद ऋतु में, शरद ऋतु में बनाया जाता था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बता दो बाबू, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में? देखिए अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि कौमुदी महोत्सव जो है वो शरद ऋतु में मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, कुटनिमत काव्य के कवि कौन है? या कुटनिमतम काव्य के कवि, तो कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है बाबू? तो पटना में बोल रहे हैं, कुटनिमतम काव्य के कवि राजशेखर। राजशेखर किसके? राजशेखर कुटनिमतम दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त है बाबू, ध्यान रखिएगा, दामोदर गुप्त है, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बता दीजिए, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुल गृह, तो पाटलिपुत्र को ही सरस्वती का कुल गृह कहा जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन 223 नंबर, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत पुरंदर मतलब होता है इंद्रलोक से भी ज्यादा सुंदर। तो इंद्रलोक से भी ज्यादा सुंदर कौन है बाबू? पाटलिपुत्र नगर है, याद रखिएगा। आगे बताइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहां है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहां है? पाटलिपुत्र में है, तो जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन। आगे बताइए, यूनान का राजदूत कौन था? 225वां नंबर क्वेश्चन बता दो बाबू, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत कौन था? जवाब होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। आगे बताइए, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? किसके काल में? 226 नंबर क्वेश्चन, तो किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। आगे बताइए, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र शहर वर्णन मतलब पटना का वर्णन, तो पटना का वर्णन मतलब पटना का वर्णन होगा, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने, तो दामोदर गुप्त ने प्यारे बच्चों याद रखना कुटनिमत नामक काव्य की रचना की। अगला नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है, याद होगा, पटना जो है, पाटलिपुत्र जो है वो बिहार की राजधानी है। आगे बताइए, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। आगे बता दीजिए, पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना शब्द किस शब्द से बना है? 231 नंबर क्वेश्चन, तो पटना किस शब्द से बना है? पतनम, पतनम शब्द से बना है, पतन शब्द से। आगे बता दीजिए, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे बाबू? 232 नंबर क्वेश्चन, बताओ जल्दी से, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के गुरु थे। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो पटना में गांधी सेतु है, महात्मा गांधी सेतु पुल है ना पटना में गंगा नदी पर, ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिए, मही पद का अर्थ क्या होगा? 234 नंबर क्वेश्चन, मही, मही मतलब होता है पृथ्वी, याद रखिएगा, ठीक है ना, मही, भू, धरा, धरती, ये सब याद रखिएगा, पर्यायवाची है। आगे बताइए, पुरंदर पद का अर्थ क्या होगा? पुरंदर, परिभूत पुरंदर स्थानम, बताया ना, पटना को कहा गया है परिभूत पुरंदर स्थानम, मतलब इंद्रलोक से भी ज्यादा सुंदर। तो ध्यान रखिएगा, पुरंदर मतलब होता है इंद्रलोक। आगे बताइए, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय खाली स्थान गुरु आसित, गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे, तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। आगे बताइए, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी?
याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? तो जवाब होगा याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी। आगे बता दो बाबू, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ था मध्यकाल में। कब हुआ था? मध्यकाल में, यानी कि जवाब सी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। पटन देवी आज भी पटना में बाबू, आज भी इनकी पूजा की जाती है पटना में, पटन देवी का। तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। अगला क्वेश्चन बताइए, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। आगे बताइए, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ, तो राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ है काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा। आगे बताइए, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? 242 नंबर क्वेश्चन, काव्य मीमांसा के कवि तो राजशेखर हो जाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमिति जीर्ण ताम्र नभृति रेखांकित पद का निम्न में कौन सा है? रेखांकित पद का अच्छा, प्रश्न निर्माण करने के लिए बोल रहा है फिर से यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न, मध्यकाले पाटलिपुत्र कहाँ? मध्यकाले किम पाटलिपुत्र किम वर्ष कीदृशी कुत्र? प्रश्न निर्माण करना है ना, तो इसमें हमको लगता है भरा जाएगा किम। मध्यकाले किम वर्ष किम, कौन? किम हो जाएगा बाबू, डी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य सर्वदा क्रांति भविष्यति। यानी कि गौतम बुद्ध जो है वो पटना के बारे में भविष्यवाणी किए थे कि यह जो गांव है जो पाटलिपुत्र था उसके बारे में भविष्यवाणी किए थे कि यह गांव आगे चल करके महानगर बनेगा, लेकिन यह कलह का और आग का और जल से हमेशा ग्रसित रहेगा। तो ये कौन बोले थे? भगवान बुद्ध बोले थे ना। 244 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, मेगास्थनीज कहां का राजदूत था? मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज के बारे में याद रखिएगा कि वो यूनान का राजदूत था। मेगास्थनीज कहां का राजदूत था? यूनान का राजदूत था, याद रखिएगा बाबू। आगे बताइए, गंगा देवी का समय क्या है? 246 नंबर क्वेश्चन, गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय है 14वीं सदी। आगे बताओ बाबू, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री, तो पंडिता क्षमा राव जो है वो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री है, याद रखिएगा। आगे बताइए, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में सुलभा का उल्लेख मिलता है। आगे बताइए, बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? बनमाला भवालकर, तो बनमाला भवालकर के बारे में याद रखिएगा, ये वर्तमान काल की संस्कृत कवित्री थी, डी ऑप्शन। आगे बताओ बाबू, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ये किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। भगवान बुद्ध ने कहा था। आगे बताइए, इसका गोल घर कहां है? ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, बताओ बाबू गोल घर कहां है? बताइए गोल घर कहां है? जवाब क्या होगा? पटना में है, हैं? एक बच्चे कह रहे हैं कि सर आप कुछ दिन बाद हमको छोड़कर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? हैं? अरे आप 10th से छोड़ करके जाएंगे ना, 11th में फिर आएंगे, 11th पढ़ाएंगे, फिर 12th पढ़ाएंगे, या बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि पॉलिटेक्निक पढ़ेंगे तो पॉलिटेक्निक में पढ़ाएंगे। चिंता काहे करते हैं? 10th के बाद सबसे ज्यादा बच्चे तो पॉलिटेक्निक कर लेते हैं। तो भाई पॉलिटेक्निक करने से फायदा ये होता है कि उनको इंटर करने का जरूरत नहीं पड़ता है कि नहीं है? पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो इंटर का डिग्री अपने आप मिल जाता है। तो बहुत सारे बच्चे इसलिए पॉलिटेक्निक की ओर ज्यादा मुड़ जाते हैं। तो आप लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है कि आप 12th में जाना है, 11th में एडमिशन कराना है, पॉलिटेक्निक करना है, ठीक है ना? तो मिलेंगे, हमारे साथ ही जुड़े रहेंगे, कहीं नहीं जाने देंगे, ठीक है? चिंता नहीं करिए। बताइए बाबू गोल घर कहां है? पटना में है, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, वहनी का अर्थ क्या होता है? 252 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों। वहनी का अर्थ क्या होता है? आग होता है। 252 का ए ऑप्शन होगा। आगे बताइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है।
आगे बताइए, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? पंडिता क्षमा राव है। आगे बताइए, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा, तो गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? गांधी दर्शन से प्रभावित रचना, तो गांधी दर्शन से प्रभावित रचना है सत्याग्रह गीता, याद रखिएगा बाबू। आगे बताइए, कंपन राय का समय क्या है? कंपन राय का समय, तो कंपन राय 14वीं सदी, याद रखिएगा बाबू, कंपन राय का समय है 14वीं शताब्दी। आगे बताइए, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? जनक की सभा में, तो जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला गार्गी थी। आगे बताइए, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में याद रखिएगा 24, ऋग्वेद में 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। आगे बताइए, संस्कृत साहित्य कैसा साहित्य है? संस्कृत साहित्य, तो संस्कृत साहित्य कैसा है? विपुल है, विशाल है, ध्यान रखना बाबू। आगे बताइए, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका, तो विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। आगे बताइए, पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो पंडिता क्षमा राव के द्वारा जो रचित है सत्याग्रह गीता, ये ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा प्रभावित है, महात्मा गांधी से ही प्रेरित होकर के इन्होंने ये लिखा था। आगे बताओ बाबू, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 कवित्रियों के पद जो हैं वो मिलते हैं। आगे बताइए, विजयांका का समय क्या है? 264 नंबर क्वेश्चन। तो विजयांका का समय है 8वीं सदी, ए ऑप्शन ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिए, मैत्रेयी कौन थी? 265 नंबर। मैत्रेयी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी, ये भी याद रखिएगा। आगे बता दो, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती, तो दांडी ने कहा है सर्व शुक्ला सरस्वती, ए ऑप्शन होगा। आगे बताइए, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय, तो बाबू अच्युत राय जो थे वो विजयनगर के राजा थे, ये भी याद रखिएगा। आगे बता दो, मधुरा विजयम किसकी रचना है? मधुरा विजयम, तो मधुरा विजयम गंगा देवी की रचना है। आगे बता दीजिए, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? विशाल संस्कृत साहित्य जो है यह किसके द्वारा संवर्धित है? तो कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित है। आगे बताइए, वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? वरदाम्बिका परिणय, तो याद रखिएगा कि वरदाम्बिका परिणय जो है वो किसकी रचना है? याद रखिएगा तिरुमलांबा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है? तो जवाब होगा 5। अथर्ववेद में 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। आगे बताओ बाबू, समाजस्य यानम पुरुषे खाली स्थान चलिति, रिक्त स्थान के पूर्ति सही विकल्प से करें। समाजस्य यान पुरुषे कह रहा है कि समाजस्य यान पुरुषे नारी भी चलती, मतलब समाज की जो गाड़ी है वह पुरुष और नारी दोनों से चलता है। आगे बताइए, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में 150 पद मिलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, चंद्रादित्य राज्ञी, चंद्रादित्य की रानी खाली स्थान एक विजयांका इति मन्यते, रिक्त स्थान को भरे हैं। चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था? विजय भट्टारिका कौन थी? चंद्रादित्य की ही पत्नी थी। 274 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, तिरुमलांबा रचित चंपू काव्य है, बताइए जो तिरुमलांबा है उसके द्वारा रचित काव्य कौन सा है? तो जवाब होगा वरदाम्बिका परिणय। तिरुमलांबा के द्वारा रचित चंपू काव्य है वरदाम्बिका परिणय। आगे बताइए, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? जवाब होगा 24। ऋग्वेद में 24 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख आता है। अगला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म ध्यान रखिएगा आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। आगे बताइए, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? शंकर चरित्र 278 नंबर क्वेश्चन, तो जवाब होगा शंकर चरित्र के रचनाकार हैं पंडिता क्षमा राव। आगे बताइए,
दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका, तो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका में नाम किसका आता है? शीला भट्टारिका का, राम भद्रावा का, देव कुमारिका का। जवाब होगा इनमें से सभी। आगे बता दो बाबू, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो समाज की गाड़ी पुरुषों और नारियों दोनों से चलती है। जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन। आगे आप लोग बताइए। अगला नंबर क्वेश्चन, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? बताओ जल्दी से, प्राचीन संस्कृति की पहचान। अगर कोई पूछे कि प्राचीन संस्कृति की पहचान, तो याद रखिएगा प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमांतोन्नयन, तो सीमांतोन्नयन जो है बाबू जन्म पूर्व संस्कार है। ए ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम, तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समापवर्तनम। बी ऑप्शन होगा। आगे बताओ बाबू, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान नहीं आता है। ए ऑप्शन होगा। आगे बताइए, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पानी ग्रहण, तो पानी ग्रहण तो पानी ग्रहण विवाह संस्कार में ही होता है ना। याद रखिएगा पानी ग्रहण विवाह संस्कार में ही होता है। हाँ, चलिए बाबू आगे बढ़ जाते हैं। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? तो केशांत संस्कार का नामांतर है गोदान संस्कार। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान, तो गोदान प्यारे बच्चों केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। आगे बताइए, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान, तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान होता है संस्कार। क्या होता है? संस्कार होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे बता दीजिए, केशांत संस्कार कहां होता है प्यारे बच्चों? 289 बताइए, केशांत संस्कार कहां होता है? तो केशांत संस्कार गुरु जी के घर में होता है। गुरु जी के घर में, यानी कि ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? बताओ जल्दी से। सर पॉलिटेक्निक का बैच कब आएगा? पॉलिटेक्निक का बैच हमें लगता है ना कि अब मैट्रिक का एग्जाम आप लोग का खत्म हो जाए, उसके बाद आराम से प्यारे बच्चों पॉलिटेक्निक का बैच हम ला देंगे मैट्रिक के एग्जाम के बाद। क्योंकि मैट्रिक एग्जाम से पहले तो आप लोग ऐसे भी पॉलिटेक्निक का तैयारी नहीं करेंगे, और पॉलिटेक्निक का तैयारी ज्यादा कुछ है नहीं है, 10th वाला पूरा सिलेबस है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, तो आराम से परीक्षा से पहले आप लोग को पूरी तैयारी करवा दी जाएगी। बिल्कुल परेशान मत होइए, चिंता नहीं करिए। चलिए आगे बताइए, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो याद रखिएगा भारतीय संस्कार कितने हैं बाबू? 16 गो संस्कार है। आगे बताइए, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार होता है मरने के बाद। आगे बताइए, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? 292 नंबर क्वेश्चन बाबू, जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? तो जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म पूर्व संस्कार है 3 गो। आगे बताइए, चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण, तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से ही होता है। ए ऑप्शन होगा। आगे बताइए, वागदान किस संस्कार में होता है? वागदान, तो वागदान ध्यान रखिएगा विवाह संस्कार में होता है। बी ऑप्शन होगा। आगे बताइए, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता, तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता संस्कार ही होता है। आगे बताइए, पुष्पन संस्कार कब होता है? 296 नंबर, पुष्पन संस्कार कब होता है? तो जन्म से पहले होता है पुष्पन संस्कार। कब? जन्म से पहले। आगे बता दो बाबू अगला क्वेश्चन। अब शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? शैशवावस्था के संस्कार, तो शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं बाबू? तो याद रखिएगा कि शैशवावस्था में 6 गो संस्कार होता है। शैशवावस्था मतलब जब बालक शिशु अवस्था में होता है तो उस समय 6 संस्कार होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में मतलब बहुत समय पहले शिष्य को ब्रह्मचर्य कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो ए ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? सप्तपदी, सप्तपदी मतलब होता है 7 वचन, तो 7 वचन
आप लोग पढ़े होंगे विवाह संस्कार में, ठीक है ना। हाँ, सात वचन विवाह संस्कार में होता है। आगे बताइए, समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है बाबू? अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। समापवर्तन संस्कार, तो गुरु के घर में ही शिष्य जो होता है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है, यानी कि उसका विवाह करवा दिया जाता है, उसी को कहते हैं समापवर्तन। तो गुरु गृह में ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। आगे बताइए, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो जवाब होगा विवाह संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। आगे, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन, तो गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन है गर्भ की रक्षा। आगे बताओ, सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन, तो सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन होता है गर्भ की रक्षा करना। आगे बताइए, प्राचीन काले शिष्य खाली स्थान इति कथ्यते अस्मि, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। प्राचीन काले शिष्य, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम इति, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार है। आगे बताइए, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो याद रखिएगा, गर्भ रक्षा के लिए, गर्भावस्था में संस्कार के लिए, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए। जवाब होगा इनमें से सभी के लिए जन्म पूर्व संस्कार किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पुष्पन संस्कार का उद्देश्य क्या है? पुष्पन संस्कार का उद्देश्य, तो पुष्पन संस्कार का उद्देश्य होता है गर्भ की रक्षा करना। अगला नंबर क्वेश्चन, संस्कार के कितने प्रकार हैं बाबू? संस्कार के कितने प्रकार हैं? तो संस्कार के 5 प्रकार होते हैं। पांचों को अलग अलग करिए तो 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? लाजा होम, तो लाजा होम ध्यान रखिएगा विवाह संस्कार में होता है। अगला बता दीजिए, छात्रा नाम खाली स्थान तप है, छात्रों के लिए क्या तप है? तो छात्रों के लिए अध्ययन ही तप है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। छात्रों के लिए अध्ययन ही तपस्या का स्वरूप है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद कौन थे भाई? स्वामी दयानंद, तो स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक थे। तो जवाब क्या होगा? समाजोद्धारक, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? बताओ बाबू, आर्य समाज के संस्थापक, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद थे, ये भी याद रखिएगा। आगे बता दीजिए, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो स्वामी दयानंद के लिए शिवरात्रि का जो पर्व है ये उद्बोधक सिद्ध हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म, तो स्वामी दयानंद का जन्म कर्मकांडी परिवार में हुआ था। आगे बताइए, डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? डीएवी विद्यालय की स्थापना, तो डीएवी विद्यालय की स्थापना कौन किए थे? स्वामी दयानंद जी किए थे। तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने डीएवी की स्थापना की। आगे, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? आपको पता भी होगा कि स्वामी दयानंद जी का जो परिवार था वो शंकर भगवान का उपासना करता था। तो शंकर भगवान का उपासक था, शिव भगवान का। आगे बता दो बाबू, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद किस संस्था का स्थापना किए? तो आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किए। आगे बताइए, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ? तो जवाब होगा स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा नामक गांव में हुआ था। आगे बताओ, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म, तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा नामक गांव में। अगला नंबर क्वेश्चन, रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहां चले गए थे? तो रात्रि जागरण को छोड़ के मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम, तो वो घर चले गए थे, याद रखिएगा। आगे बता दीजिए, स्वामी दयानंद घर छोड़ करके घूमते हुए कहां पहुंचे? तो स्वामी दयानंद जो थे वो मथुरा चले गए थे। कहां चले गए थे? मथुरा, बिरजानंद जी महाराज के पास, मथुरा। आगे बताओ बाबू, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? डीएवी विद्यालय की स्थापना, तो डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1883, 1883 को। आगे, स्वामी दयानंद के गुरुजी कौन थे?
स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद के गुरु थे विरजानंद। आगे बताइए, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, तो जवाब होगा स्वामी दयानंद जो है वो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना कौन किए हैं? स्वामी दयानंद जी किए हैं। आगे बताइए, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था बाबू? 325वां नंबर क्वेश्चन। तो स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ है? 1824 में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ। आगे, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा से हुई थी? तो संस्कृत भाषा से। स्वामी दयानंद जो है वो संस्कृत भाषा से ही पढ़ना शुरू किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि त्वया पाठ, खाली स्थान रिक्त स्थानों को सही विकल्प से भरें। त्वया पाठ, 327वां नंबर क्वेश्चन है, त्वया पाठ स्मर्तव्यम। प्यारे बच्चों 327 का बी ऑप्शन होगा। आगे बताओ, पहले शिष्य वेदारंभ कहां करते थे? पहले शिष्य वेदारंभ कहां करते थे? तो जवाब होगा कि गुरु जी के घर में करते थे, गुरु गृह में। आगे बताइए, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? 329 नंबर क्वेश्चन, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो याद रखिएगा कि शैक्षणिक संस्कार 5 गो होता है। अगला नंबर क्वेश्चन बताओ बाबू, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले मुंबई में किए थे। कहां में? मुंबई में, यानी बी ऑप्शन होगा। आगे बताइए, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम, तो गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम जो है वो स्वामी दयानंद का जन्म स्थल है। आगे बताइए, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम, तो दयानंद के बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर, याद रखिएगा। आगे बताओ बाबू, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? तो स्वामी दयानंद हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की, याद रखिएगा। आगे बताइए, प्राचीन समाजे अनेके दोषा, खाली स्थान, प्राचीन समाज में अनेक दोष था, प्राचीन समाजे अनेके दोषा आसन, सी ऑप्शन। आगे बता दो बाबू, मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हुई, रिक्त रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण कर। अच्छा, किनको मूल मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हुई? अगर हमको करना हो किनको, तो जवाब होगा किम, ध्यान रखिएगा। आगे, विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकलन की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारकों में प्रमुख कौन थे? तो 19वीं सदी के समाज सुधारक में सबसे प्रमुख कौन थे? स्वामी दयानंद थे, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताइए, स्वामी दयानंद खाली स्थान संस्थापक, स्वामी दयानंद किसके संस्थापक हैं? तो स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक हैं। स्वामी दयानंद आर्य समाज का स्थापना किए थे, ठीक है ना। आगे बता दो बाबू, इसका जवाब बता दीजिए। हाँ, आगे बताइए, इसका जवाब क्या होगा? कह रहा है कि विग्रहो अयम अकनिश्चित करह किसके द्वारा सोचा गया? 338 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद के द्वारा ही सोचा गया था। आगे, शत्रुता कौन बढ़ाता है? 339 नंबर क्वेश्चन, शत्रुता कौन बढ़ाता है? तो जवाब होगा शत्रुता स्वार्थ ही बढ़ाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उन्नति होती है? अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उन्नति होती है? तो याद रखिएगा, अवैर करुणा और मैत्री भाव से शांति की उन्नति होती है। आगे बताइए, दुख का विषय क्या है? 341 नंबर क्वेश्चन, दुख का विषय क्या है? तो अशांति ही दुख का विषय है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? वास्तव में अशांति के, तो वास्तव में अशांति के 2 कारण हैं। आगे बताइए, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? अशांति के निवारण का उपाय, तो अशांति के निवारण का उपाय विश्व शांति पाठ में वर्णित है। अगला क्वेश्चन बताइए कि तत्र विद्वाना स्थिति गाहिरता अस्ति, प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा? कीदृशा हो जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन। कीदृशा विद्वाना तत्र कीदृशा स्थिति गाहिरते, हाँ कीदृशा ही हो जाएगा। आगे बताओ, वैर से वैर का शमन क्या है? तो वैर से वैर को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, तो वैर से वैर का शमन असंभव है, वैर से वैर का शमन असंभव है। आगे बताइए, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के बीच में दिख रहा है? तो इस समय संसार जो है वो अशांति के महासागर में है, संसार जो है यह अशांति के महासागर में डूबा हुआ है। आगे बताइए,
वैरेन वैरस्य समनम असंभवम, यह उक्ति किसकी है? वैरेन वैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी उक्ति है? यह महात्मा बुद्ध का युक्ति है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, एक देश दूसरे देश को क्या देख करके चलता है? तो एक देश दूसरे देश का उत्कर्ष देख करके जलता है। आगे बताइए, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए ये किसके लिए है? उदार चरित्र वालों के लिए है सारा संसार अपना परिवार। आगे बताओ बाबू, अपने और पराये की गणना कौन करता है? अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो संकुचित हृदय वाले जो लोग हैं यह अपने और पराये की गणना करते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि पर पीड़न से क्या होता है? बताओ बाबू, 351 नंबर क्वेश्चन, पर पीड़न से क्या होता है? तो पर पीड़न से आत्मनाश होता है, आत्मा का नाश होता है पर पीड़न से। आगे बताइए, शांति किससे स्थापित होती है? 352 नंबर क्वेश्चन, शांति किससे स्थापित होती है? तो याद रखिएगा कि शांति परोपकार से स्थापित होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? ईर्ष्या और असहिष्णुता, तो ईर्ष्या और असहिष्णुता अशांति उत्पन्न करते हैं। अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो आपके मन के अंदर अशांति होगा। आगे बताओ बाबू, स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो स्वार्थ जो है वो शत्रुता को बढ़ाता है। आगे बताइए, भुजंग पद का अर्थ क्या होगा? भुजंग मतलब होता है सांप, सांप याद रखिएगा, बी ऑप्शन होगा। आगे बताइए, आज मानवता के विनाश का भय किससे है बाबू? आज मानवता का विनाश का भय किससे है? तो आज मानवता का विनाश का भय है विध्वंसक अस्त्रों से, यानी ए ऑप्शन होगा। आगे बताइए, उत्कर्ष पद का विलोम, 357 नंबर, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। आगे बताइए, किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? असहिष्णुता किससे जन्म लेती है? तो द्वेष से। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, असहिष्णुता द्वेष से जन्म लेती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अवैरेन करुणाया मैत्री भावेन च शांति भवति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। अवैरेन करुणाया मैत्री भावेन च, 359 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? वैरस्य। अवैरेन करुणाया मैत्री भावेन च वैरस्य। आगे बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज का, ये आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज का स्थापना हुआ था 1883। क्या जवाब होगा? 1883, यानी सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा प्यारे मेरे। ठीक है, चलिए, तो संपूर्ण समाप्त हो गया प्यारे बच्चों, संपूर्ण संस्कृत का पूरा एक बार पुनः हम लोग रिवीजन कर लिए। ठीक है ना, पुनः रिवीजन कर लिए, पूरा रिवीजन कर लिए, शुरू से लेकर के अंतिम तक एक एक क्वेश्चन का हम लोग क्या कर लिए? रिवीजन कर लिए। अब बताओ भाई, अब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ हो तो हमें बताइए। हमें नहीं लगता है कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगा, क्योंकि पूरा हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। संस्कृत में भी कंप्लीट हो गया, हिंदी भी रिवाइज करवा दिए हैं, उधर साइंस, सोशल साइंस बहुत बार हम रिवाइज करवा दिए हैं। तो लगभग हमें लगता है कि अब सब कुछ रिवीजन हो गया है। अब जरूरत है तो प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को सेट प्रैक्टिस का जरूरत है। ठीक है ना, तो अब शाम में आप लोग सेट प्रैक्टिस के लिए तैयार रहिएगा। एक बार जल्दी से लिखिए, सभी बच्चे एक बार लिखिए कमेंट में सेट प्रैक्टिस, तब हम समझेंगे कि हाँ आप लोग सेट प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं। सभी बच्चे लिखिए जल्दी से सेट प्रैक्टिस। जल्दी जल्दी से लिखो बाबू, जल्दी जल्दी से लिखिए।